बच्चों आओ, कल एक सेल साइकिल वाला पॉइंट अपन ने स्टार्ट किया था। इनिशियल बातें ऐसी डिस्कस थोड़ी कर रहे थे अपन, आगे अपन उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो सेल साइकिल एंड डिवीजन की बात कर रहे थे ना, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो बच्चों अपन बता रहे थे कि जो डिवीजन है भाई, सेल डिवाइड क्यों होती है, सेल क्यों डिवाइड करेगी। अरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या बनाना था, मल्टी सेलुलर। तो बेटा जी सेल खुद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1 से 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे डिवाइड होती रहेगी। और अपन ने कहा था कि अपनी स्टार्टिंग जाइगोट से होती है। जाइगोट कैसा था, यूनिसेलुलर, बट अपन क्या थे, मल्टी सेलुलर। तो जो बिलियंस ऑफ सेल बनी एक सेल से, वो किस वजह से बनी, सेल डिवीजन से। अपन ने कहा दो टाइप के थे, माइटोसिस और मियोसिस। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस अपन डिस्कस कर रहे थे कि माइटोसिस में बच्चों एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनी, मियोसिस में भी ऐसी होगा, लेकिन माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, मियोसिस 2 होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को बोला था रिडक्शनल डिवीजन, वहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे हाफ, लेकिन सेकंड के बाद क्रोमोसोम होते ही रहेंगे, तो उसे अपन रिडक्शनल नहीं बोलेंगे, वो लाइक माइटोसिस होगा। अब अगर सेल डिप्लॉइड है तो भी माइटोसिस हो सकता है, हैप्लॉइड में भी हो सकता है। बट अगर हैप्लॉइड सेल है उसमें मियोसिस, उसमें बेटा जी मियोसिस नहीं होगा, वो हमेशा किसमें होगा, किसमें होगा, डिप्लॉइड में होगा ना। हैप्लॉइड में मियोसिस पॉसिबल नहीं है। चलो अब अपन कुछ बातें सेल साइकिल डिवीजन के लिए लिखते हैं, आगे करिए, कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ऐसे ही अपन ने मियोसिस माइटोसिस के बारे में बात की थी। और अपनी बॉडी के रेफरेंस में बच्चों बताएं तो मियोसिस केवल कहां होगा, गैमेट, केवल गैमेट बनते हैं तब कौन होगा, मियोसिस, नहीं तो माइटोसिस, क्योंकि गैमेट स्पर्म ओवम बनेंगे ना बच्चों, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो सेल साइकिल डिवीजन में लिख लियो, 2 इवेंट्स के नाम लिखते हैं बच्चों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, वृद्धि तथा जनन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी की 2-3 लाइन लिख लेते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हिंदी में लिख लेना बच्चों। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वृद्धि तथा जनन, वृद्धि तथा जनन, वृद्धि तथा जनन समस्त सजीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं। वृद्धि तथा जनन समस्त सजीवों के विशिष्ट लक्षण है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वृद्धि तथा जनन सभी सजीवों के विशिष्ट लक्षण। तो बेटा जी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होगा, बॉडी ग्रो भी करेगी। अब वो ग्रोथ वाली बात पे अपन यहां आएंगे। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन 2 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे ग्रोथ, प्लांट भी ग्रो करता ही है, चलेगा नहीं, ग्रो तो करेगा ही, और अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोड्यूस करेगा। वो एसेक्सुअल भी हो सकता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है। तो 2 बातें बच्चों, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। अगली लाइन, अब जैसे सेल डिवाइड होकर सिंगल सेल से क्या बन सकती है, बिलियंस ऑफ सेल्स बन सकती है। जाइगोट वाला एग्जांपल तो नेक्स्ट वो लिख लो कि आफ्टर डिवीजन और आफ्टर सेल डिवीजन, आफ्टर सेल डिवीजन सिंगल सेल, आफ्टर सेल डिवीजन और कॉन्टिन्यूअस डिवीजन, सिंगल सेल कन्वर्टेड इनटू मिलियंस ऑफ सेल। आफ्टर कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन, कॉन्टिन्यूअस भी लिख लेना वर्ड बेटा जी, कि लगातार सतत कोशिका विभाजन के पश्चात, सतत कोशिका विभाजन के पश्चात
एक कोशिका से लाखों करोड़ों कोशिकाएं बन जाती है। आफ्टर कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन सिंगल सेल कन्वर्टेड इनटू मिलियंस ऑफ सेल। तो सतत कोशिका विभाजन से बेटा जी एक अकेली सेल से हमने कितनी बना ली? मिलियंस ऑफ सेल। तो एक सेल डिवाइड होकर कॉन्टिन्यूअस डिवाइड होती रही, तो इसको हिंदी में लिख दिया कि लगातार कोशिका विभाजन से एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन जाती, मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल बन गई। इसका एग्जांपल जो आपके दे रखा है वो जाइगोट वाला याद रख लियो। जैसे क्या लिया था कल? जाइगोट सेल कितनी थी? अरे बोलो, जाइगोट तो यूनिसेलुलर होता ना। यूनिसेलुलर का मीन बेटा जी ये हमने लिखाया था डिप्लॉइड वन। और जाइगोट में कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। और फाइनली अपने पास मिलियंस ऑफ सेल वाली स्ट्रक्चर क्या बन गई? एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया। और भ्रूण के पास मल्टीसेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। चलो, ये जो एग्जांपल है जाइगोट का किसमें कन्वर्जन? एम्ब्रियो में। तो एक सेल से कैसे बेटा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, कैसे मिलियंस ऑफ सेल बनी, इसको अपन समझ सकते हैं सेल डिवीजन की वजह से बना। तो यहां सेल कितनी है? एक। जाइगोट में एक सेल है डिप्लॉइड। सेल डिवीजन से फाइनली कौन बना? एम्ब्रियो। कैसा है? मल्टी सेलुलर है। अपने में मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल होती है। तो आफ्टर कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन सिंगल सेल कन्वर्टेड इनटू मिलियंस ऑफ सेल, लाइक जाइगोट कन्वर्टेड इनटू। और जाइगोट फॉर्म क्या कर रहा है? एम्ब्रियो। किससे? कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन से। हाँ, अब इसके डिवीजन को एक नाम बेटा जी अलग से दे देते हैं। जाइगोट में जो डिवीजन होता है उसको क्लीवेज बोल देते हैं। हिंदी वर्ड आता है विदलन। 12th में जब एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे वहां बताऊंगा। नाम बेटा जी यहां ध्यान रखना, क्लीवेज। क्लीवेज एक्चुअल में क्या है? सेल डिवीजन ही है, लेकिन हो किस में रहा? वो जाइगोट में। और जाइगोट में होने वाला सेल डिवीजन क्लीवेज, सोच के बोलो, मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा? क्रोमोसोम कांस्टेंट रखने हैं कि कम करने हैं? केवल फिक्स है। स्पर्म और ओवम जब बनेंगे, जब गैमिट बनेंगे, तभी कौन होगा? मियोसिस होगा। और उसका रीजन कल हमने बताया था बेटा जी, स्पर्म ओवम में 23 और 23, तब जाके जाइगोट में 46। अगर स्पर्म ओवम में 46 होते तो जाइगोट में 92 हो जाते। और ऐसा पॉसिबल हमने क्रोमोसोम में बताया था कि हर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रहते हैं। तो ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल में हमेशा 46। तो जब गैमिट बनेंगे तभी मियोसिस होगा, वरना हर जगह हमने कहा बॉडी की कोई सेल निकाल लो, माइटोसिस होगा। तो जाइगोट में होने वाला डिवीजन भी माइटोसिस है। वहां उसको नाम क्या दिया है? क्लीवेज, ए टाइप ऑफ माइटोसिस। क्लियर? सब में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम चलेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अब अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जैसे अमीबा। अमीबा में बच्चों जो रिप्रोडक्शन है ना, डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है। जैसे अमीबा की बात कर ली मैंने, अमीबा नाम सुना है? अमीबा में सेल एक सेल है। ये अब इसको रिप्रोड्यूस मान लो, कुछ भी मान लो। अमीबा बेटा जी रिप्रोड्यूस हुआ, एक से 2 सेल बनी। ये पेरेंट सेल है, ये दोनों डॉटर सेल है। तो ये अमीबा का रिप्रोडक्टिव मेथड भी है। इसमें एक अमीबा से कितने बन गए? तो इसको आप डिवीजन भी बोल सकते हो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है या जो डिवीजन है वही क्या है? रिप्रोडक्शन है। या रिप्रोड्यूस कर रहा है एक तरह से, वही सेल क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। हाँ, अपन मल्टी सेलुलर में अलग बातें हो गई। अपने में सेल डिवीजन से तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, बट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग चीज होगी। गैमेट बनते हैं, गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट होगा, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। बट यूनिसेलुलर में डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन ही डिवीजन है। तो एक लाइन ये लिख लेना बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीवों में, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म reproduction, in unicellular organism reproduction the part of cell division। रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीजन है।
एक कोशी के जीवों में जनन विभाजन के द्वारा होता है। एक कोशी के जीवों में जो रिप्रोडक्शन है वो विभाजन के द्वारा, वही है रिप्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। तो लाइक अमीबा ले लिया बच्चों, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर। तो वहां जो रिप्रोडक्शन है वो एक तरह से सेल डिवीजन का ही पार्ट है, यूनिसेलुलर में अपने बात नहीं करें बच्चों। रिप्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवाइड ही रिप्रोडक्शन हो जाएगा। एक से अपन ने कितनी बना दी, 2। तो नाम बताएगा डिवीजन, रिप्रोडक्शन कौन सा होता है बच्चों, एक से 2 सेल बनना। हाँ, इसको बोल देंगे बाइनरी फिशन। अरे आया था माइटोकॉन्ड्रिया में, बता रहे थे अपन, एक से कितने बने थे, 2, द्विविभाजन, बाइनरी फिशन। तो एक ऑर्गेनिज्म से 2 बन गए या एक सेल से 2 बन गए, उसी के पार्ट हो गए। अब अपन डिस्कस करते हैं बच्चों माइटोसिस मियोसिस से पहले कि सेल आखिर डिवाइड करती क्यों है, क्यों ऐसा क्या होता है कि उसको डिवीजन करना पड़ता है, क्या मजबूरी है, बैठी है अकेली, क्यों डिवाइड करे। तो हाँ, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना सारी चीजें हैं, तो लेकिन डिवीजन होता क्यों है। तो एक अपन बेटा की हेडिंग डालेंगे, रीजन ऑफ सेल डिवीजन और रीजन ऑफ माइटोसिस। मेनली माइटोसिस की बात अपन करेंगे, क्यों होता है डिवीजन। 2 सिंपल सी थ्योरी से बेटा जी अपन क्लियर करेंगे रीजन ऑफ सेल डिवीजन। क्यों कोई भी सेल डिवाइड करती है, क्यों सेल में माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस हम समझ गए, एक से 2 सेल बनानी है बच्चों। डिवीजन के लिए 2 अलग अलग थ्योरीज दे रखी है। फर्स्ट आप लिखोगे कर्ण प्लाज्म थ्योरी, फर्स्ट अपन लिखेंगे कर्ण प्लाज्म थ्योरी। 2 सिंपल सी थ्योरीज आपको ये एक्सप्लेन करेगी कि डिवीजन एक्चुअल में होता क्यों है, क्यों सेल को डिवीजन करना पड़ता है। तो फर्स्ट बेटा जी हमने लिखा कर्ण प्लाज्म थ्योरी, पुरानी थ्योरीज है। अब तो हालांकि सीधा सा बता दिया कि ये जो डिवीजन है या सेल की बॉडी की कोई भी एक्टिविटी हो बेटा जी, इसको कंट्रोल कौन करेंगे, जीन, डीएनए सबको कंट्रोल करता है। आज तो ये क्लियर हो गया। कुछ पुरानी थ्योरीज बता रखी है कि क्यों सेल ने डिवीजन किया, क्यों किया। तो कर्ण प्लाज्म थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हो, प्रपोज बाई हर्टविग। हर्टविग साइंटिस्ट ने इसको बताया कर्ण प्लाज्म थ्योरी। क्यों करता है, इसको समझने से पहले एक लाइन लिख लियो बच्चों, कर्ण प्लाज्म प्रपोज्ड बाई हर्टविग। क्यों, तो इसमें लिख लो अकॉर्डिंग टू कर्ण प्लाज्म थ्योरी, कर्ण प्लाज्म सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कर्ण प्लाज्म थ्योरी, डिवीजन क्यों होता है देख लेना। अकॉर्डिंग टू कर्ण प्लाज्म थ्योरी, डिस्टर्बेंस इन, पहले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी लाइन लिखा दूंगा मैं, डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, शॉर्ट में KI। अकॉर्डिंग टू कर्ण प्लाज्म थ्योरी, डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स causes सेल डिवीजन। डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स causes सेल डिवीजन। हिंदी में आप लिख लो बच्चों कि इस सिद्धांत के अनुसार, जो कर्ण प्लाज्म थ्योरी वो देखो क्या कहती है, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रक द्रव्य गुणांक, केंद्रक द्रव्य गुणांक में, केंद्रक द्रव्य गुणांक में, शॉर्ट में K.I, ये KI लिखना, KI वर्ड से आ जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रक द्रव्य गुणांक में असंतुलन के कारण, डिस्टर्बेंस के कारण, केंद्रक द्रव्य गुणांक में असंतुलन के कारण कोशिका विभाजन होता है। केंद्रक द्रव्य गुणांक में असंतुलन के कारण
सेल डिवीजन होता है। क्या है ये KI? क्यों ऐसा है कि बेटा जी डिवीजन होगा? इस सिद्धांत के अनुसार कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में डिस्टरबेंस की वजह से, असंतुलन के कारण क्या होता है? विभाजन होता है। पहले समझेंगे अपन KI क्या है। तो KI के लिए एक और शब्द लिख लो बच्चों, KI को ही एक नाम और देते हैं, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। KI को बोला जाता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। क्या? न्यूक्लियो का मतलब केंद्रक, साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य, रेशो बोले तो अनुपात। KI का एक नाम और है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। जब बेटा जी अनुपात गड़बड़ा जाता है तब डिवीजन होता है। क्या है ये KI? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्यों ये डिस्टर्ब होगा? ये डिस्टर्ब होगा तब सेल क्या करेगी? डिवाइड। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू कर्ण प्लाज्म थ्योरी, देने वाला हर्ट रेशियो। अब देखो क्या है बेटा जी ये, अब समझना है एक बार इसको। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। तो KI का एक फॉर्मूला है, देखिए बड़ी KI बच्चों देखना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करियो। मैंने लिखा कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्या होता है? फॉर्मूला है VN VC माइनस VN। आया कहीं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स VN VC माइनस VN। देखना क्या है बच्चों, आपके पास एक सेल है, ये सेल, सेल में ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। तो VN का मीन यहां हुआ बेटा जी, VN हुआ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। किसका आयतन? केंद्रक का आयतन। सुनते रहो। और जो दूसरा है VC, ये ध्यान रखना है, VC यहां है पूरा सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल। और VN देखना, VC का मतलब पूरी सेल और N न्यूक्लियस। तो बेटा जी सेल में से क्या हटा दो? न्यूक्लियस को माइनस करो तो कौन बचा? साइटोप्लाज्म। सेल है, इसमें से मैं न्यूक्लियस को हटा दूं तो बाकी साइटोप्लाज्म। तो VC माइनस VN का मतलब किसकी बात हो रही है? साइटोप्लाज्म की। बात फिर से सुनो, VC केवल VC वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल में से किसको माइनस कर दिया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो सेल में से हमने न्यूक्लियस को हटा दिया तो रिमेनिंग पार्ट साइटोप्लाज्म बता। तो VC माइनस VN जब पूरे को मैं लूंगा तो किसकी बात होगी? साइटोप्लाज्म की होगी। तो VC वॉल्यूम ऑफ सेल, और अगर VC माइनस VN आ जाए तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। VC माइनस VN का मतलब वो बात कर रहा है किसकी? साइटोप्लाज्म की। ये है VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और ये VC वॉल्यूम ऑफ सेल है, कोशिका का आयतन। और VC माइनस VN का मतलब बच्चों सेल में से हमने न्यूक्लियस हटा दिया तो बचा कौन? साइटोप्लाज्म। अब देखो ये KI की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, ये जब डिस्टर्ब हो गया तभी क्या होगा? डिवीजन होगा। कैसे? इसको सुनो, अब सिंपल से दो एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। लिख लिया अपने पास बच्चों? देखो दो सेल है अपने पास, दो सेल ले ली अपन ने। एक तो तरफ अपन ने ली स्मॉल सेल, एक तरफ अपन ने ले ली लार्ज सेल, बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। कैसे? KI का क्या मतलब है तो देखना, पहले समझना इस पूरी चीज को। अपने पास बेटा जी एक स्मॉल सेल है, ये वाली, ये कोई एक लार्ज सेल, ठीक है, दो सेल है, दोनों के पास अपने पर्सनल न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस है, इसका। तो जब बच्चों सेल को आप देखते हो, छोटी बड़ी सेल को, तो जब सेल ग्रोथ करती है तभी तो साइज बड़ी होगी। अब सेल ग्रोथ में मेनली जो सेल में बढ़ता ना, वो उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता है। न्यूक्लियस तो चाहे छोटी सेल का लो, चाहे लगभग इक्वल वॉल्यूम रहता है न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस में DNA और वही है, बाकी सारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सब किसमें है? तो मेनली जब सेल बढ़ाओगे तो उसका क्या बढ़ाओगे? साइटोप्लाज्म। तो अगर कोई छोटी सेल को देखा और किसी बड़ी सेल को देखा तो मेन चेंजेस उसमें कहां आएगा? साइटोप्लाज्म में। तो जैसे अपन समझने के लिए मान ले
ये इसका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, ये तो है, ये इसका वॉल्यूम ऑफ, ऐसे समझने के इमेजिन कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बेटा जी बता दिया 10, इसका वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म मान लिया 20, मान लिया कितना है 20। इधर इसका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस लगभग उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ के मान लो कितना हो गया 40 हो गया। तो मेनली जब सेल ग्रो करती है, देखना है बोर्ड पे, यहां साइटोप्लाज्म ये था, यहां ये वाला एरिया बढ़कर ये हो गया, तो साइटोप्लाज्म की अमाउंट क्या होगी ज्यादा। तो स्मॉल सेल की जब बात करेंगे बेटा जी, मैं इसका KI निकालूंगा, KI VN 10/20 कितना आया 0.5, ये हो गया 0.50। अरे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दे दिया मैंने, VC कितना है, C मतलब सेल नहीं है, ये VC, यहाँ VC माइनस ये जो है ना, ये बेटा जी एक्चुअल में VN माइनस VC माइनस VN, ठीक है, ये VC माइनस VN है ना, साइटोप्लाज्म का, ये भी VC माइनस, तो 0.50 आया। इधर देखियो, इसका KI कैलकुलेट करोगे तो 10/40, बताओ मेरे मैथमेटिशियन 0.25। तो आपके सामने बोर्ड पर दो सेल है, एक स्मॉल और दूसरी लार्ज। जब मैं बेटा जी KI की बात करूंगा तो लार्ज सेल का KI कम होगा। तो कहने का मतलब इन दोनों में डिवीजन कौन करेगी, बड़ी वाली। इसको बड़ी वाली का मतलब देखना, थोड़ा समझो इस कंसेप्ट को। यहां न्यूक्लियस इतना ही लगभग न्यूक्लियस, तो जब सेल ग्रो करती है तो न्यूक्लियस की बजाय कौन बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। और बेटा जी पूरी सेल की एक्टिविटी कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोलर कौन था, न्यूक्लियस था। तो एक तो इस सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करे, एक इस सेल को कंट्रोल करे। अरे क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में मान लो 500 की कैपेसिटी है, उस 500 की कैपेसिटी में 50 बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, तो एक इन्विजिलेटर खूब है, एक बंदो खड़ा कर दो, देख लेगा कोई नकल तो नहीं हो रही है। और उसमें अगर 250, 300, 400 बैठे हैं, तब एक के बस में यहां खड़ा दो, पीछे वाला नकल करेगा, उधर जाएंगे तो आगे वाले चालू हो जाएंगे। तो 5-6 इन्विजिलेटर चाहिए। तो वही चीज है बच्चों, अकेली छोटी सेल है तो एक न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है उस सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल। लेकिन जब कंपोनेंट बढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, तो उस सेल पर न्यूक्लियस का प्रॉपर कंट्रोल, तो प्रॉपर कंट्रोल हो इसलिए सेल डिवाइड हो जाएगी। 1 से 2 बन गई, 2 बन गई तो 2, ये छोटी सेल आ गई, मान लो ये 2 छोटी सेल आ गई। अब ये न्यूक्लियस उस सेल के साइटोप्लाज्म को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकता है। तो सेल पर प्रॉपर कंट्रोल हो इसलिए लार्ज सेल क्या हो जाएगी। क्लास में 100 बच्चे बैठे थे, ठीक है, मास्टर जी कंट्रोल कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, बच्चे बड़े 500 हो गए, कंट्रोल करना, तो उस क्लास को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हिंदी बैच अलग कर दो, इंग्लिश अलग कर दो, या एक के 2 बैच बना दो, सेक्शन A सेक्शन B, ताकि प्रॉपर बच्चों पर क्या हो सके, कंट्रोल। तो डिवाइड कौन सी करेगी, लार्ज सेल। क्यों करेगी, ताकि न्यूक्लियस का पूरी तरह से क्या हो सके, किस पर, सेल पर, साइटोप्लाज्म पे। और अगर आप इसको KI की लैंग्वेज में बोलो तो आप बोल सकते हो बच्चों कि लार्ज सेल का KI, और वही सेल डिवाइड करेगी जिसका KI कम हो। तो अगर KI कम होगा तो सेल डिवाइड करेगी। ये किसके अकॉर्डिंग, एज पर कर्ण प्लाज्म थ्योरी। अपन ने ये वॉल्यूम ऑफ, ये फिक्स नहीं है, ऐसी समझाने के लिए आपको बताया बेटा जी। एक बार बनाओ, उसमें फिर अपन 2-3 लाइन लिख लेते हैं। सेल डिवाइड करती क्यों है, तो एक एग्जांपल से अपन ने संभाल लिया। एक तरफ स्मॉल सेल है, एक तरफ लार्ज सेल है। ये VC का मतलब यहाँ साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं। जब सेल ग्रो करती है तो न्यूक्लियस की साइज में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, मेनली बढ़ता है उसका साइटोप्लाज्म। और सेल पर प्रॉपर कंट्रोल हो सके इसलिए ही बेटा जी सेल को क्या करवा दिया जाएगा, डिवाइड। तो 2-3 क्वेश्चन, कौन सी सेल डिवाइड करेगी, स्मॉल की लार्ज सेल। कौन सी सेल डिवाइड करेगी जिसका KI कम हो, और KI कम किसका होगा, लार्ज सेल का। स्मॉल सेल का KI हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज सेल। अपने निकाल के देख लिया।
इसका जो KI वैल्यू है, वैल्यू ऑफ KI, तो स्मॉल सेल के साइज में लिखना बेटा मोर, और लार्ज सेल की जो KI वैल्यू है वो कंपैरेटिवली लेस होती है। तो KI वैल्यू स्मॉल सेल की क्या होगी, ज्यादा, वैल्यू ऑफ KI इसकी ज्यादा है, जबकि जो सेल बेटा जी लार्ज होगी उसकी KI वैल्यू कम होगी, लेस होगी। और आपसे पूछेगी भी KI के हिसाब से डिवाइडेशन कैसे होगा, तो आप क्या दोगे, अगर KI कम है तो सेल डिवाइड करेगी। तो इसमें 2-3 लाइन बेटा जी पहले अपन लिख लेंगे कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं क्या, कि न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, एज वी नो न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। हिंदी में लिख लो, जैसा कि हम जानते हैं केंद्रक कोशिका की, जैसा कि अपन जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं केंद्रक कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का, जैसा कि हम जानते हैं केंद्रक कोशिका की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, नियमन करता है। जैसा कि हम जानते हैं केंद्रक कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा बच्चों। तो लार्ज सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो कंट्रोल वापस से करे, वापस के सेल पर न्यूक्लियस का कंट्रोल आए, इसलिए सेल को डिवाइड कर दो। तो अगली लाइन ये लिख लो, इन लार्ज सेल न्यूक्लियस, in large cell nucleus doesn't control metabolic activity of cell efficiently। हिंदी में आप लिखे ना कि बड़ी कोशिका में, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में जरूरत नहीं है डबल लैंग्वेज, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो सीधा, कि बड़ी कोशिका में केंद्रक कोशिका की, बड़ी कोशिका में केंद्रक कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, बड़ी कोशिका में केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावी तरीके से, कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता है। बड़ी कोशिका में केंद्रक कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता है, इसीलिए क्या होगा, सेल को डिवाइड किया जाएगा। और इसी का रीजन, इसी का बेटा जी रिजल्ट क्या आएगा, सेल डिवाइड और सेल डिवीजन, इसी का रिजल्ट होगा। उस लार्ज सेल में क्या होगा, डिवीजन, इसी का परिणाम कोशिका विभाजन होता है। तो इन लार्ज सेल न्यूक्लियस डजंट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल एफिशिएंटली, हैंस उसी का रिजल्ट क्या होगा कि सेल क्या कर देगी, डिवाइड, ताकि एक से कितनी बन जाए, 2, और न्यूक्लियस का फिर से सेल पर क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। बात बेटे में घुसी क्या, सिंपल सी बात है बेटा जी, अगर सेल बड़ी होती गई तो न्यूक्लियस का उस पर कंट्रोल नहीं रहा, कंट्रोल नहीं रहा तो सेल को डिवाइड कर दो, ताकि फिर से न्यूक्लियस का सेल पर क्या जाए, क्योंकि न्यूक्लियस ही क्या था, कंट्रोलर ऑफ सेल, डायरेक्टर ऑफ सेल, बिकॉज ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। तो फिर से फटाफट करंट प्लाज्मा थ्योरी आपको क्या कहती है, क्वेश्चन आ सकता है KI पर, फटाफट आता हूं इस थ्योरी पर बेटा जी। हम वो पढ़ रहे हैं कि सेल डिवाइड करती क्यों है,
दो अपने पास थ्योरी आएगी, उनका रीजन पहला मैंने बोला कर्ण प्लाज्म थ्योरी, देने वाला हर्टविग। क्या कहा? अकॉर्डिंग टू कर्ण प्लाज्म थ्योरी डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कॉजेज सेल डिवीजन। किसमें गड़बड़ी? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में अगर डिस्टर्ब हो गया तो सेल क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। और डिस्टर्ब कैसे हुआ? जैसे जैसे सेल बढ़ेगी KI कम, और KI का डिक्रीमेंट होना ही डिवीजन का रीजन है, उसी वजह से डिवीजन होगा। अब पहले हम ये समझेंगे कि KI है क्या, तो इसी को बटर जी बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो। ऊपर कौन? न्यूक्लियस, ये पूरा साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, ये KI कहलाता है। तो VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल में से हमने न्यूक्लियस हटा दिया, बचा क्या? तो VC माइनस VN अगर पूरा बोलूं तो वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब बच्चों अपन ने दो एग्जाम्पल लेके आपको बताया, स्मॉल सेल एंड लार्ज सेल। सिंपल सा ध्यान रखना, जब सेल ग्रो करेगी, साइज में बढ़ेगी, तो मेनली कौन बढ़ा? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेंगे, ना कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइज लगभग सेम रहेगी। तो इन दोनों का जब KI कैलकुलेट करोगे तो लार्ज सेल का KI आपके सामने कम आएगा, और यहाँ एक लाइन फिर आ जाएगी, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, केंद्रक सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, बट इन लार्ज सेल न्यूक्लियस डजंट कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल एफिशिएंटली। बड़ी कोशिका में केंद्रक प्रभावी तरीके से इन एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए क्या हो जाएगा? और जैसे डिवीजन हुआ फिर से न्यूक्लियस का क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। किस पर? सेल पर। जब सेल फिर बढ़ेगी फिर से क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो KI का कम होना ही, तो इसको आप ऐसे भी सेल की साइज के हिसाब से पूछ ले, छोटी सेल बड़ी सेल कौन डिवाइड करेगी? बड़ी सेल। एक का KI ज्यादा, एक का कम, कौन डिवाइड करेगा? कम KI वाला। बस KI कम है तभी डिवीजन होगा। नेक्स्ट बेटा जी, सेकंड थ्योरी की बात करें, एक और दूसरी थ्योरी, कर्ण प्लाज्म के बाद सेकंड लिख लो, सरफेस वॉल्यूम रेशो। सतह आयतन अनुपात, सरफेस वॉल्यूम रेशो, इस पर भी डिपेंड करता है। ये इसके अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, सरफेस वॉल्यूम रेशो। तो सरफेस वॉल्यूम रेशो के अकॉर्डिंग बेटा जी सेल कैसे डिवाइड करती है वो भी सुन लो। इसमें ये बताया सेल की सरफेस और वॉल्यूम S/V रेशियो बोलते हैं इसको, सरफेस और वॉल्यूम रेशो। पहले समझ लो सरफेस और वॉल्यूम इन्होंने क्या बताया, अपने अपने तरीके बच्चों बता दिए थे। सरफेस वॉल्यूम में बोल दिया सेल, सेल में न्यूक्लियस मान लो, ये सेल की क्या है? मेम्ब्रेन है, इसको सरफेस बोल देंगे। इसी सेल मेम्ब्रेन को क्या कह दिया? सरफेस। अंदर जो भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, वो इसका क्या मान लो? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करूं तो एक्चुअल में वॉल्यूम यहां कौन है? साइटोप्लाज्म है। और सरफेस की बात करूं तो वो सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो पहली बात तो ये समझ लेना, इस थ्योरी में जो सरफेस है, सेल की सरफेस किसको माना गया? मेम्ब्रेन को। अंदर वाला साइटोप्लाज्म उसका वॉल्यूम है। तो ये साइड में बना के सरफेस वॉल्यूम समझो। फिर देखते हैं इसका रेशो कैसे डिवीजन को, डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, सरफेस वॉल्यूम रेशो। इसमें भी आंसर तो वही निकलेगा कि लार्ज सेल ही डिवाइड करेगी, थोड़ा सा रीजन चेंज कर दिया, लॉजिक में बदल दिया बच्चों, बाकी रिजल्ट दोनों के सेम है, रीजन चेंज कर दिए। तो सरफेस सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म उसका वॉल्यूम है। तो बच्चों सेल जो न्यूट्रिशन लेती है, कोई भी न्यूट्रिएंट लेगी, वो कहां से लेगी? अंदर चाहिए तो ग्लूकोज चाहिए तो कहां से लेगी? बाहर से, सरफेस से। अब बन गया ये। अब देखो इसका क्या रीजन दिया, वही मैंने दोनों सेल बना दी। एक तरफ बेटा जी अपने लिए स्मॉल सेल, ये ले ली एक स्मॉल सेल, एक अपने ले ली इधर कोई लार्ज सेल, दो सेल आ गई। ये मान लो इसका न्यूक्लियस अंदर है दोनों में, बाकी इसका सारा साइटोप्लाज्म। तो मेन साइटोप्लाज्म होता है, कंपोनेंट वो है।
इसका मैं अगर सरफेस वॉल्यूम रेशियो निकालूं बच्चों, उसका निकालूं, देखो कैसे निकालना है इसको। वो एक दे रखा है एग्जांपल, क्यूब से दे रखा, मान लो ये कोई, क्या बोलते हैं उसको, क्यों बोलते हैं क्या, पासा, लूडो खेला ना, लूडो का पासा है। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकाले तो फॉर्मूला क्या आएगा? अच्छा, अरे वाह ज्ञानियों, टोटल सरफेस एरिया। मान लो इसी सेल को अपन, इस सेल के रेफरेंस में मान लिया ये है, और मैंने मान लिया ये इसके, ये सारे 2 मान लिए मैंने, है ना, 2 थिकनेस विड्थ जो भी है। तो हाँ, फॉर्मूला 6a² था क्या, पता है सबको? अरे एक सरफेस स्क्वायर का a², तो इसमें ऐसी कितनी आ गई, 6 आ गई, तो 6a²। यहां अपन ने ये लेंथ विड्थ सब कितनी मान ली, 2 मीटर, जो भी है मान लो। इस सेल का अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो बेटा जी कितना आएगा टोटल सरफेस एरिया, 6 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 20 हो रहा है। ये उस सेल का क्या है, सरफेस। समझाने के लिए एग्जांपल है, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। इसी का अगर मैं वॉल्यूम पूछूं, ए क्यूब, इसका मैंने पूछा, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो बेटा जी, तो फॉर्मूला है ए क्यूब, यही होता ना, ए क्यूब से कितना आ गया, तो आपके पास एक छोटी सेल है, कौन सी, स्मॉल सेल, अपने क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर दिया ताकि डेटा से थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। क्यूब में आपने इसकी थिकनेस विड्थ सब कितनी मान ली, 2 मीटर, किसी में ले लो। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6, वैसे a² होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो अपन कितनी मान लेंगे, 6, तो 6a² से सरफेस कितना है, 24, वॉल्यूम 8। इस छोटी सेल की बात की मैंने, तो छोटी सेल की सरफेस का मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन, वॉल्यूम का मतलब अंदर वाला साइटोप्लाज्मिक एरिया। क्लियर? अब आओ दूसरी साइड में। अब अपने को ये कि लार्ज सेल ले ली बच्चों, तो ये अपना बड़ी साइज की सेल ले ली, मान लो ये कंसीडर कर लिया। अब 2 की बजाय मान लो बढ़ करके ये हो गया 8, मान लो थिकनेस विड्थ लेंथ इसकी कितनी कर दी, 8 कर दी। इसका टोटल सरफेस एरिया बोलो बच्चों, 6 मल्टीप्लाई कितना आया, 384 लिख दूं, इसका टोटल सरफेस एरिया है 384। इसका बेटा जी वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कितना आया, 512। क्लियर? अब देखना, 2 सेल आपके पास है, स्मॉल एंड लार्ज सेल। फिर बोल रहा हूं, सरफेस का मतलब समझना उसकी सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ उसका वॉल्यूम। ये तो मैंने ऐसे ही फॉर्मूला डेटा लेने के लिए ताकि इजीली समझ में आ जाए। छोटी सेल का सरफेस एरिया ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो 6a² से वो आ गया 24, अगर हम उसकी 2 मीटर हाइट विड्थ ये माने तो, और इसी से वॉल्यूम आ गया 8। बड़ी सेल का 2 की जगह मान लो 8 मान लिया अपन ने, तो वो बढ़ गए 384 और 512। अब बच्चों क्या सीखा अपन ने, देखना, जब सेल की साइज बढ़ती है तो सरफेस भी बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ा, वॉल्यूम। सरफेस 24 से 384, ये 8 से 512। तो जब आपकी सेल की साइज बढ़ेगी तो वॉल्यूम सरफेस के कंपेयर ज्यादा बढ़ेगा। अब सुनो, इसको कैसे समझेंगे अपन, ये लिखो, फिर मैं थोड़ा सा बताऊं उसको। 2 सेल, स्मॉल एंड लार्ज, करंट प्लाज्म थ्योरी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बेस पर बताती है, ये सरफेस और वॉल्यूम के बेस पर बताती है। हालांकि रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा, वही सेल डिवाइड करेगी जो साइज में बड़ी होगी, बस रीजन दोनों ने अलग बता दिए। इसका देखो लॉजिक क्या रहा है, 2 लेंथ विड्थ 2 उसमें मान लिया, वहां वो 8 से कंसीडर करके बता दिया। टोटल सरफेस एरिया, बढ़े दोनों है, सेल ग्रो करेगी तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ा वो अपने को देखना है। वॉल्यूम एरिया के कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ा है, ये 24 से 384 हुआ, ये 8 से कितना हो गया, 512 हो गया बच्चों। ये अपने को ये सिखाती है क्या, अब
परिवार बड़ा हो गया, सेल बढ़ गई। देखो बात समझ में आएगा इसी। अब सेल हमने बढ़ाई तो न्यूक्लियस बढ़ा कि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट बढ़े? मेनली साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट बढ़े। क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर सब बढ़ गए। और एक छोटा परिवार है, एक परिवार है जिसमें 5 मेंबर है, 5 मेंबर का परिवार है और कमाने वाले एक बापूजी है। बापूजी सबका पेट भर रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन बापूजी ला रहे हैं, पेट भर रहे हैं। वही परिवार बढ़ते बढ़ते 5 से 50 मेंबर हो गए। अब बापूजी अकेले का पेट बढ़ रहा है, छोरा गया, छोरा का टाबर होता गया, ब्याह होता गया, बढ़ता गया, 5 से 50 हो गए। बापूजी के बस की बात, बापूजी क्या करेंगे? जब ज्यादा हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े चालू हो गए, तो इस परिवार को बांट दो, बंटवारा कर दो। तू भाई तेरे नाके लुगाई ले जा, तू तेरा टाबरा लाके ले जा। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा बापूजी के, तो परिवार का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। इसको बच्चों इस सेल के रेफरेंस में से समझेंगे कि जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है, देखना ये मेरे पास एक छोटी सेल है, ये है उसका न्यूक्लियस और बाकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। तो सेल को पेट भरने के लिए क्या लेना पड़ रहा है? न्यूट्रिशन। कौन न्यूट्रिशन ले रहा है? सरफेस। तो सरफेस से सेल रिसीव करती है, ड्रॉ करती है ये न्यूट्रिएंट। आ रहे? अब छोटी सेल में बच्चों इतने ही साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है कि वो सरफेस से इजीली उनका पेट भर सकती है न्यूट्रिएंट से। लेकिन यहां क्या देखा अपन ने? सेल की जब साइज बढ़ी तो हाँ सरफेस भी बढ़ा, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम खूब सारा बढ़ गया, अंदर वाला मटेरियल ज्यादा बढ़ा कंपेयर टू सरफेस। तो अंदर कई साइटो ऑर्गेनल्स खूब सारे हो गए और उनका पेट भरना इस सरफेस के लिए पॉसिबल। अरे थोड़ा सा खाना आया तो खाना तो मान लो न्यूट्रिशन माइटोकॉन्ड्रिया को मिलना था, उधर वो ले गया, राइबोसोम ले गया, बीच में ईआर पकड़ के खोज के ले गया, मेरा है तो उधर गोल्गी बॉडी भिड़ रहे हैं ना अपना। तो अंदर क्या चल रही है? दंगे फसाद चल रहे हैं। तो सेल ने कहा छोड़ो रे यार, कौन टेंशन ले, इस सेल को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, बंटवारा कर दो। तो जब सेल बढ़ती है तो सरफेस भी बढ़ी, वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन बेटा जी ज्यादा वॉल्यूम खूब सारा बढ़ गया। और इतने बढ़े हुए वॉल्यूम के लिए सरफेस प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जब नहीं कर पाएगी तो सेल को क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। इसे बोला गया सरफेस वॉल्यूम रेशियो। बताओ मुझे, स्मॉल सेल के लिए ज्यादा कि लार्ज के लिए? यही उलझ गए। 24/8 वो ज्यादा किसका आएगा? ये वाला। तो छोटी वाली सेल का जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है बेटा जी, ये क्या होगा? मोर। इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो कंपैरेटिवली लेस होगा। समझ गए? तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो के अकॉर्डिंग कौन सी सेल डिवाइड हुई? लार्ज। जिसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या है? कम, वो डिवाइड करेगी। तो ये सरफेस वॉल्यूम रेशियो इसका मोर, तो इसका आप लिख लियो लेस। तो जिसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो लेस है वही सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। एज पर सरफेस वॉल्यूम रेशियो प्लस बड़ी सेल है वो, बड़ी सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? कम होगा, और उसी सेल को अपन क्या करवा देंगे? डिवाइड करवा देंगे। तो इसका रीजन आपके सामने बच्चों, क्या रीजन दे दिया कि जो मेम्ब्रेन ज्यादा है सरफेस, वो उतना न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगी जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वो बंटवारा कर देगी, डिवाइड कर देगी। यहां प्रॉपर न्यूट्रिशन आ गया जितनी उसको क्या है? रिक्वायरमेंट। तो सरफेस जो होती है एक्चुअल में लिख देंगे अपन, ये जो सरफेस है सेल की सरफेस, सरफेस अपन किसको मान रहे हैं? सेल की मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन या सेल सरफेस की क्या करती है बच्चों? ड्रॉ और रिसीव न्यूट्रिएंट्स और साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। लेकिन ना कि जो कोशिका की सतह है, ड्रॉ का मतलब रिसीव, ग्रहण करती है। कोशिका की सतह कोशिका द्रव्य कंपोनेंट्स के लिए पोषक पदार्थ ग्रहण करती है। सेल सरफेस और सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ और रिसीव न्यूट्रिएंट फॉर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट।
तो कोशिका की सतह है जिसको हमने क्या बोला है, सेल मेम्ब्रेन बोला है, वो क्या करेगी, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट के लिए न्यूट्रिएंट को रिसीव करेगी। एक बड़ा जी लार्ज सेल हाँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट रिसीव नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए सेल को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया। समझ गए ना। तो ड्रॉ और रिसीव किससे कर रहा है, वो इसी आउटर सरफेस से। इसको हमने बोल दिया सेल की सरफेस या तो सेल मेम्ब्रेन। ड्रॉ और रिसीव न्यूट्रिएंट फॉर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, हिंदी में लिख लो, कोशिका की सतह है, कोशिका द्रव्य घटकों के लिए क्या ग्रहण करेगी, न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करेगी। पोषक ग्रहण, ड्रॉ का मतलब रिसीव करना, ग्रहण करना। क्लियर। अब वैसे तो बच्चों ये दोनों थ्योरीज दे रखी है, लेकिन फिर भी पूछे ना, एनसीईआरटी में सीधी लाइन दे रखी है कि सेल डिवीजन मेनली किस वजह से, सेल डिवीजन की मेन कंट्रोल कौन करेगा, जीन, डीएनए, जेनेटिक कंट्रोल करता है। ये तो पुरानी थ्योरीज बता रखी थी, कर्न प्लाज्म थ्योरी और सरफेस वॉल्यूम रेशो। बट एक्चुअल में जो डिवीजन है वो किसके कंट्रोल में होगा, जीन माने डीएनए, ईच एंड एवरी फंक्शन कंट्रोल्ड बाय डीएनए। तो एक वो लाइन इसमें आ जाती है एनसीईआरटी वाली, सेल डिवीजन mainly regulated by cell division is mainly regulated by G, इसको बोल देंगे जेनेटिक कंट्रोल। कि कोशिका विभाजन मुख्यतया, कोशिका विभाजन का मुख्यतया आनुवंशिक नियंत्रण होता है, जेनेटिक कंट्रोल। कोशिका विभाजन का मुख्यतया आनुवंशिक नियंत्रण होता है, उसको अपन जेनेटिकली क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मेनली रेगुलेटेड बाय जेनेटिक कंट्रोल। तो कर्न प्लाज्म थ्योरी और जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो था, ये तो कुछ पुरानी बातें थी। अब बच्चों जो सिंपली आए तो आपसे पूछे भी डिवीजन मेनली कंट्रोल्ड बाय जीन, उसका जेनेटिक कंट्रोल होता है। तो मेनली ये आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। अलग अलग जेनेटिक, इसमें भी हम पढ़ेंगे, 2-3 नाम भी आएंगे बच्चों, वो डिवीजन को प्रॉपर्ली क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब जो सेल साइकिल और डिवीजन है, 2 फेज बता दिए थे आपको, कौन से, एक तो आ गया इंटरफेज, इंटरफेज में बच्चों सेल डिवाइड नहीं होगी, और दूसरा सेल का डिवीजन। डिवीजन में कौन सी स्टेज आ गई, 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इंटरफेज में कौन आ गए, G1, S और G2। बताइए, देखे मुझे कौन कौन से इवेंट में क्या क्या होता है। सारा खेल जो मैंने पहले बताया था एक बार उस डायग्राम से, वही चीजें यहाँ रिपीट होगी। G1 से स्टार्ट करूंगा मैं। या हमने बोला इंटरफेज में होता क्या बच्चों, ग्रोथ, सेल की ग्रोथ होगी। ग्रोथ का मतलब यहाँ कोई डिवीजन, बस सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम कर आते हैं, डिवीजन से एक क्वेश्चन आता है हर बार। अब बच्चों ग्रोथ होगी, ग्रोथ नाम ही जी का मतलब ग्रोथ या गेप फेज बोलते हैं। जीवन में आपके पास क्रोमेटिन था, धागा था, क्रोमेटिन था, क्या क्रोमोसोम दिखेंगे, इंटरफेज में क्रोमोसोम दिखाई, तो क्रोमोसोम कब दिखेंगे, वो जब सेल डिवीजन होगा, पहला प्रोफेज। हाँ, प्रोफेज में भी आ गए क्रोमोसोम, लेकिन जब आपको स्टडी करनी है तो हम मेटाफेज में करेंगे, क्योंकि मेटाफेज में वो बिल्कुल क्लियर होंगे, मोटे ताजे हो जाएंगे। तो सबसे मोटे क्रोमोसोम, थिक, सबसे मोटे वो मेटाफेज में हो गए। और एनाफेज में आप उसकी स्टडी करोगे शेप की, क्रोमोसोम बी शेप है, एल शेप्ड है, जे शेप्ड है, एम शेप्ड है, एम तो होता ही नहीं सर, आई शेप्ड है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो जीवन में बच्चों एक क्रोमेटिन था, धागा था, क्रोमोसोम था ही नहीं। एस में क्या हुआ, जीवन में एक क्रोमेटिन था तो डीएनए कितना था, एक डीएनए का मतलब स्ट्रैंड कितने थे, घुमा देते हैं क्वेश्चन ऐसे ही घूम फिर के, इसको ऐसे समझ लो, फिर से वही बातें तब वापस क्लियर होगा, वैसे समझिए। एक क्रोमेटिन में डीएनए एक डीएनए बच्चों, और डीएनए में स्ट्रैंड कितने हैं। तो मैं इस डायग्राम के लिए लिखूं, आपसे पूछे इस डायग्राम में क्रोमेटिन की नंबर, ध्यान से सुन लेना रे, 1 है बच्चों। इसमें डीएनए कितना, 1 है बच्चों। इसमें डीएनए के स्ट्रैंड कितने, डबल स्ट्रैंड है, तो डीएनए के स्ट्रैंड हो गए
2, ये पहली इंटरफेज में कौन सी फेज आई? G1। अब आया आपका S का मतलब ही सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या करोगे? क्या क्रोमेटिन बढ़ेगा? क्रोमेटिन तो एक रहेगा। डीएनए में क्या हो गया? रेप्लिकेशन। तो डीएनए ने खुद को डबल कर लिया, और रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। क्या है एंजाइम? एंजाइम किसका बना है? प्रोटीन का। ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो जब बच्चों एस आया तो वहां जो आपका डीएनए था वो 1 से 2 हो गया। ये व्हाइट वाला तो मैं पुराने वाला बना देता हूं, ग्रीन वाला क्या गया? नया। एस फेज से आपसे पूछ ले, एस फेज में क्रोमेटिन की नंबर एक ही चल रहा है क्रोमेटिन। डीएनए 2 स्ट्रैंड 4, डबल स्ट्रैंड है तो 1 2 3 4, ये हो गया एस फेज, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। फिर आई बेटा जी G2, कोई चेंज? सेम, ये रह गया बस वही एक, ये दोनों डीएनए तो 1 2 4। देन बच्चों इंटरफेज के बाद आपने स्टार्ट कर दी सेल डिवीजन। पहला इवेंट आया प्रोफेज। प्रोफेज में देख लो सबसे मेन चीज, ये जो धागे थे इनमें क्या हुआ? कंडेंसेशन, धागे संघनित हो गए। बताया था ना ऐसे इंटरकनेक्ट, फंस गए, उलझ गए, और धागे जब वाइंड हो गए देन फॉर्म क्रोमोसोम। तो मैं क्रोमोसोम वर्ड सबसे पहले सेल डिवीजन की प्रोफेज में लूंगा। प्रोफेज में आपके पास आ गए थे कुछ ऐसे से क्रोमोसोम, ये आ गए। और क्रोमोसोम में अब ये वर्ड हट गया है, कौन सा वर्ड? क्रोमेटिन हट चुका। क्रोमेटिन की जगह क्रोमोसोम, और इन आर्म्स को बोल दिया मैंने क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड आ गए। तो प्रोफेज जो है बच्चों, इसमें क्रोमेटिड 2, समझ गए ना? 1 और 2, क्रोमोसोम 1, क्रोमेटिड 2, डीएनए 2। कहां है 2? हाँ, दोनों में मान लो मैं इसको, इस वाला तो बेटा जी व्हाइट कलर में बना दूं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन ध्यान रखिए ऐसे समझाने के लिए ये ग्रीन वाला है, इसमें आ गया। तो क्रोमेटिड 2, डीएनए भी, तो हर क्रोमेटिड के पास डीएनए एक क्रोमेटिड के पास डीएनए 1 होगा, और यहाँ क्रोमोसोम दिख रहा है आपको 1। जब मेटाफेज में आओगे तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज ये हो जाएगा, क्रोमोसोम थोड़े से क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ये चलेगी वापस, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे अपन। ये लो मेटाफेज, सबसे मोटे ताजे क्रोमोसोम आपको दिखेंगे मेटाफेज। क्रोमेटिड सेम प्रोफेज वाले, बस दिखना थोड़ा सा क्लियर हो गया। 2 क्रोमेटिड 2 डीएनए, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम, ये मेटाफेज। देन एनाफेज में इस क्रोमोसोम को बीच में से डिवाइड कर दो। ये बीच में कौन है? सेंट्रोमियर। डिवाइड हो गया, 1 से बन गए 2। एनाफेज में क्रोमोसोम दिखेंगे आपको 2। डिवाइड तो करने ही पड़ेंगे ना, तभी 46 आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो ये अब एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमेटिड, यहाँ एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड डिवीजन में इंटरफेज में वो है क्रोमेटिड। तो कुछ बातें बिल्कुल क्लियर है। मैं न्यूक्लियस देखूंगा कब? मुझे न्यूक्लियस क्लियर कब दिखेगा? इंटरफेज में, क्योंकि जब डिवीजन होगा तब तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, डिसअपीयर। तो न्यूक्लियस देखना है तो इंटरफेज, क्रोमोसोम देखना है मेटाफेज, शेप देखनी है एनाफेज। तो एक लाइन बेटा जी आइंस्टाइन की लिखाई थी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम न्यूक्लियस की जगह कौन आ गए थे? क्रोमोसोम आ गए थे, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या हो चुकी? डिसअपीयर। ये इंटरफेज से अपन कल इसको स्टार्ट करेंगे, G1S और G2। थैंक यू, जय हिंद।